आईसीआईसीआई वीडियोकॉन स्कैम, यस बैंक का पूरा इशू हो गया, आईएमएफ का इशू हुआ, डीएचएफएल का इशू हो गया, किंगफिशर का इशू हुआ, सत्यम का इशू हुआ, सुजलॉन का इशू हुआ, पीएनबी का इशू हुआ, एसबीआई का इशू हुआ। मतलब भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के इशू हो रहे हैं, तो गोयला समझ सकता है दिक्कत कि इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, पता नहीं किसमें स्कैम निकले नहीं निकले, ये अंदर फियर बैठा हुआ है। वेल आज इस फियर को खत्म कर देंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखता है ना, पल्स, हार्ट रेट, ब्रेथ क्या है, हर चीज चेक करता है। उसी तरह मैं आपको बताऊंगा, जब एक कंपनी आपके पास आएगी ना, आपको उसकी पल्स कैसे पकड़नी है, क्या क्या चेक करना है, टू मेक श्योर कि आप ऐसी सिचुएशन ना फंसो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो जो करंटली मार्केट में इन्वेस्टर है, चाहे आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और रैंडमली आप इस वीडियो में पहुंच गए हो, वीडियो एंड तक जरूर देखना, सो दैट ये सारी चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कर पाओ और जो कंपनीज खरीदने का सोच रहे हो उनको भी अच्छे स्टडी कर पाओ। और चिंता मत करो, गोयल आपको बता देगा कौन सी वेबसाइट, कहां से क्या चेक करना है, क्या रेशियो डालना है, हर एक चीज। बस आराम से बैठो, चेहरे में स्माइल लाओ। अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है हाई डेट, उधारी। अब जब भी आप किसी कंपनी को देखते हो ना या एनालाइज करने की कोशिश करते हो, सिंपल करना है। कॉम्प्लिकेटेड सर पसंद ही नहीं गोयला को, बिल्कुल भी, और कॉम्प्लिकेटेड चलना भी नहीं। आप इमेजिन करो कि आप शार्क टैंक शो में बैठे हो और दोस्त आप एक शार्क हो और कंपनी के ओनर्स आपके पास आ रहे हैं और आपको अपना आइडिया सेल कर रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि सर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। सिंपल, आप शार्क हो। आपने देखा शार्क टैंक में शार्क से करते हैं क्वेश्चन पूछ के धुन देते हैं उस कंपनी वाले को। सेम चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो डेट का है। अब लॉजिकली सर आप सोचो, जिस कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, जिस कंपनी में बहुत सारी उधारी है, उनका इशू क्या होगा? अगर प्रॉफिट हो भी गया, कितना प्रॉफिट? तो सर बस डेट को सर्विस करने लग जाएगा, उसकी या तो इंटरेस्ट पे हो रहे हैं या डेट को रीपे कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, डिविडेंड तो आप छोड़ दो, डिविडेंड तो कंपनी की चांसेस देने के बड़े ज्यादा कम है। उसके बाद ये ग्रोथ की, ग्रोथ कंपनी कैसे कर लेगी? अगर नई अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिख भी रही है, क्या उस कंपनी के पास पैसे होंगे उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए? नहीं, आधा प्रॉफिट तो डेट में जा रहा है। तो क्या हुआ? कंपनी और डेट ले लेगी तो उस अपॉर्चुनिटी को भी सीज कर लेगी। ये पॉसिबल है और कंपनी से करती भी है। बट ये ना पूरा गेम एंड कब हो जाता है? जब भी कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप कितने स्टार्टअप्स को देख लो, ठीक है। जैसे ही स्टार्टअप फंडिंग ड्राई अप हुई, बायजूस सर खत्म होने पे आ गया, इस लेवल पे प्रॉब्लम आती है। स्टॉक मार्केट से बात करता हूं, लेट्स टेक सुजलॉन फॉर एग्जांपल। सुजलॉन इन 1995 में आपको बता रहा हूं, पायनियर इन विंड एनर्जी, मतलब आज भी सुजलॉन का बिजनेस मॉडल इज फैंटास्टिक। जिनका विजन है, इट इज सो पावरफुल। और काफी एनालिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं, जो सही है, कि सोलर एनर्जी तो आपको सिर्फ दिन में एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, विंड एनर्जी 24 घंटे प्रोड्यूस कर सकती है। तो अपना सुजलॉन डूबा कहां? डेट के चक्कर में। सुजलॉन ऐसी एक्सपैंड करता गया, एक्विजिशंस करता गया और डेट लेता था। सुजलॉन को सबसे ज्यादा डेट कौन दे रहा था? लेमन ब्रदर्स। 2008 का इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, लेमन ब्रदर्स चैप्टर ओवर। अब जब लेमन ब्रदर्स ओवर है, 2008 का क्राइसिस हो गया है, सुजलॉन को और तो कहीं से डेट मिलेगा नहीं। डेट मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, उसके से क्या हुआ? सुजलॉन डेट ही रिपे करता गया। लुक एट दिस, उनकी सेल्स भी बढ़ी बट उनका प्रॉफिट कितना ज्यादा कम हो गया। उसके बाद तो सर ये कंपनी नुकसान में चली गई एंड 2010 टू 2015 ये कंसेक्यूटिवली सिर्फ नुकसान में थे। ये प्रॉब्लम होती है हाई डेट कंपनीज के साथ। अब आप इसको चेक करोगे डेट इक्विटी रेशियो देख के, तो डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर हो। अब अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2 के ऊपर है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की में आती है। एनालिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 to 1.5 है, इट इज गुड। बट गोयला क्या मानता है, मेरी खुद की पर्सनल बिलीफ ये है कि डेट इक्विटी रेशियो शुड बी बिलो 0.5। और आप इसको कैसे चेक करोगे? यहाँ पे सर आप जाओगे स्क्रीन पे, सिंपल गूगल लॉगिन कर देना। यहाँ पे आप जाओगे एड रेशियोज में, यहाँ पे डेट इक्विटी कर दो, एंटर दबा दो। अब जो भी स्टॉक आप स्क्रीन पे खोलोगे आपको डेट इक्विटी रेशियो सामने। और हाँ, अगर कहीं पे आपको डेट इक्विटी नेगेटिव में दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है कि लायबिलिटीज कंपनी की इतनी ज्यादा है कि डेट इक्विटी नेगेटिव हो गया, तो इट इज अ इवन वर्स साइन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, जो है लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है? आप एक बिजनेस को देखोगे, उसके प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं? पहले रॉ मटेरियल्स आएंगे, फिर वो फिनिश गुड्स बनेंगे, फिर वो बिकेंगे और फिर वो कैश में कन्वर्ट होंगे। तो जो टाइम लगता है ना, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड देन जो कैश होता है, इस पूरे टाइम को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब लॉजिक क्या बोलता है सर? लॉजिक ये बोलता है जितना छोटा वर्किंग कैपिटल साइकिल उतना ही बेटर, बिकॉज कंपनी के पास उतनी जल्दी पैसे आ रहे हैं, कंपनी उतनी जल्दी लायबिलिटीज को पे ऑफ करती है, उतनी जल्दी कंपनी के पास कैश आता है, कंपनी कैश रिच है, सर्विस बढ़िया है। और यहीं पे अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत बड़ा होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ पे क्या होगा? पहले रॉ मटेरियल्स का इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी, फिर फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगी, फिर जो सेल होगा उसमें लीकेजेस होंगी, पैसे आए नहीं आए पता नहीं, फिर आके कैश में आता है। तो बेटर क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना छोटा उतना बढ़िया। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखाता हूं ऑफ कॉक्स एंड किंग्स, ट्रैवल टूरिज्म कंपनी है।
आइए सर, यहाँ पे आप देखोगे इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 1000 दिन के ऊपर है। मतलब आप लॉजिक लिख दो, 3 साल बाद पैसे आते हैं। आपने ट्रैवल की सर्विस दी, 3 साल बाद पैसे आएंगे। क्या ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? नहीं। बट इसमें एक चीज है, हाउ डू आई नो कि इस बिजनेस का नेचर ऐसा नहीं है? बिकॉज हर बिजनेस डिफरेंट नेचर का होता है। अब सर्विस बिजनेस ले लो, सर्विस में क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड कर दी, कोई SaaS प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वर्किंग कैपिटल साइकिल एकदम नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज उस जैसे ही पैसे सॉफ्टवेयर दिया पैसे आ गए। वहीं पे ऑटोमोबाइल में वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा होगा। क्यों? गाड़ी बनेगी, रॉ मटेरियल्स होंगे, फिर शिप होगी, वहां जाएगी, बुक होगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड करता है ना कि वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है उस बिजनेस का। इसको आप कैसे चेक करोगे? सिंपलेस्ट तरीका है, वर्किंग कैपिटल साइकिल एक कंपनी का उसके पीयर्स के साथ चेक करो। से अगर महिंद्रा का देख रहे हो तो टाटा मोटर्स के साथ चेक करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख रहे हो तो मारिको के साथ चेक करो। उस इंडस्ट्री के कंपटीशन से वर्किंग कैपिटल साइकिल चेक करिए। ये है वर्किंग कैपिटल साइकिल थॉमस एंड कुक का। ये भी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है। कॉक्स एंड किंग्स का कितना था? 1000 दिन के ऊपर। इनका कितना है? इनका तो सर वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव में है, जो और भी बेटर है। नेगेटिव इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी ड्यू होने से पहले ही पैसे आ रहे हैं, बेसिकली एडवांस में पैसे कंपनी के पास आ रहे हैं। तो क्या कॉक्स एंड किंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज व्हाई उसका स्टॉक ही खत्म हो गया। इसको आप कैसे चेक करोगे? आप जाओगे स्क्रीनर पे, जो कंपनी आपको ठीक लगे वो कंपनी चूज कर लेना, फिर आप जाओगे रेशियोज पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब एक और चीज है कि जो भी आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्टॉक मार्केट को हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पल्स कैसे चेक करनी है, ये कैसे चेक करना है। अगर कहीं पे इशू है, सपोज आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसका डेट इक्विटी 2 से ऊपर, तो यू शुड डू वेरी वेल रिसर्च इन दैट कंपनी। उसका क्या पोटेंशियल है, क्या नहीं है, डे टू डे बेसिस में आपको उस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंगल से भी, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क है। आपको हाई रिटर्न देता है, बट यू शुड बी वेरी डिलिजेंट टुवर्ड्स दैट कंपनी। अगर आप वो कर रहे हो तो ठीक है, बट जनरली रेकमेंडेड यही रहता है कि इन सिंपल रूल से आप जाओगे ना, तो जो आपकी संभावना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मैसिवली इंक्रीजेस। अब आते हैं थर्ड पेन पॉइंट पे, जो है प्रमोटर्स प्लेज। अब ये तो सर बहुत ही घातक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यार, प्रमोटर हमें पता है, प्रमोटर कौन होता है? जिसके पास मैक्सिमम स्टेक होल्ड होती है उस कंपनी की, है ना। तो व्हाई इज मार्क ज़करबर्ग कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ मेटा? बिकॉज मार्क ज़करबर्ग के पास मेटा की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, राइट। अब जब प्रमोटर को लोन लेना होता है तो बैंक ऐसे लोन देती नहीं किसी को भी। बैंक क्या बोलती है? सर क्या रखवाओगे? कोलैटरल रखवाओ, सोना रखवाओ, कुछ पैसे रखवाओ, कुछ जमीन गिरवी रखवाओ, कुछ तो रखवाओ मेरे पास सिक्योरिटी के लिए। तो अगर प्रमोटर बैंक या किसी और से लोन ले रहा है और उसने अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग उसको प्लेज कर दिया, उसको एज अ कोलैटरल दे दिया ना, इसको बोलते हैं प्रमोटर प्लेज। एंड दिस इज अ रियली बैड साइन। क्यों? अगर प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज करके रखा हुआ है, कल को वो पैसे नहीं दे पाया वापस, कल को इकोनॉमी और खराब हो गई, कल को वैसी चीजें हुई नहीं जो प्लान थी, तो होगा क्या? जो बैंक या जो फाइनेंशियल हाउस जिसके पास कोलैटरल रखे हुए वो शेयर, वो तो बोल देगा बेचो। अब इतनी सारी क्वांटिटी वो एक झटके में बेचेगा, शेयर प्राइस को टूटना ही टूटना है, और उससे ज्यादा भी टूटेगा हम इन्वेस्टर्स का वॉलेट। इसलिए बहुत क्रूशियल है कि प्रमोटर कोटा ज्यादा प्लेज ना हो। अगर 10-20% प्लेज्ड है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा है, बट स्टिल इट्स ओके, दैट इज फाइन। बट इन केस लाइक वेदांता 100% प्रमोटर प्लेज है, इट इज अ वेरी बैड साइन। लुक एट द शेयर, हालत खराब है, कितना वॉलेटाइल है। उसके बाद टेक्सस लॉन, अगेन 80% प्लेज, कितना खराब है, उसकी हालत भी आप जानते हो। चेक कैसे करना है? सिंपल है, स्क्रीन पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऐड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप ऐड कर दो प्लेज परसेंटेज, एंटर दबा दो। नेक्स्ट टाइम जो भी आप शेयर सर्च करोगे आपको इस सामने दिख जाएगा। और अगर आप उनमें से हो ना जिसके पास सेविंग्स रखी है और अंदर गिल्ट है कि मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है, मैं करना चाहता हूं, बट उसके बावजूद आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो पहले मैं समझ जाऊं, पहले मैं कर लूं, फिर इन्वेस्ट करूं, तो सर वो टाइम कभी आने ही नहीं वाला। बिकॉज कभी भी ऐसा टाइम नहीं होगा वेर इन यू विल फील 100% कॉन्फिडेंट कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। इसके लिए आई रेकमेंड मेरा एक पूरा इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम है, जहां पे गोयला आपके साथ 3 घंटे बैठने वाला है और मैं आपको बताऊंगा आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ टू डिसाइड where to invest, how much risk to take, हर एक चीज with several calculators। तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड है, बड़ा होता है ना, गोला के साथ हर एक पैसा वसूल होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो बट यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टर, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, तो प्लीज शेयर द लिंक विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, जिसको भी आपको लग रहा है उनको जरूरत है, उनको एक बार भेजो, गिव देम अ गिफ्ट, बुक देयर सीट इन आवर सेशन। उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर विल कंप्लीटली टेक अ यू टर्न टू द अप एंड दे विल थैंक यू फॉरएवर। लिंक डिस्क्रिप्शन। अब फोर्थ पॉइंट आता है CFO बाय EBITDA। चिंता मत करो, गोयला आपके लिए आसान कर देगा। CFO क्या होता है? शेयर बाजार में एक बड़ी फेमस कहावत है, टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश इज द अल्टीमेट रियलिटी। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो प्रॉफिट्स ऊपर देख लेंगे, तो एक बार टर्म आता है EBITDA। EBITDA मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अब जैसे जोमेटो है, बहुत कंपनी खाती है, हमें EBITDA पॉजिटिव है, हमें EBITDA पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि हाँ प्रॉफिटेबल है, बट क्या उनके पास कैश आ रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप देखेंगे सेल्स 100 की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉग्स
20, ग्रॉस प्रॉफिट 80, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंस सब लगा के EBITDA क्या आ रहा है 65। तो आप सोचोगे यार 65 तो बहुत बढ़िया है गोयला, 65% EBITDA क्या बात है। नहीं सर, ये EBITDA बुक में दिखा रहा है। कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है हमें वो देखना बहुत जरूरी है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार केसेस में क्या होता है, EBITDA दिखा रहा है 60%, 40%, बट कैश कितना आ रहा है 10%, 12%, 13%, और ये नहीं होना चाहिए। जनरली आपको थंबनेल बता रहा हूं, अगर B2C बिजनेस है जहां वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, उनके पास EBITDA का 70% कैश में आना चाहिए, और अगर B2B बिजनेस है तो 60% EBITDA का उनके पास कैश में आना चाहिए। तो इससे बचने का थंब रूल क्या है, जो CFO अपॉन EBITDA है ना, इट शुड बी मोर देन 70%। उन कंपनीज के लिए जो B2C है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स होते हैं, और CFO और EBITDA शुड बी मोर देन 60% फॉर कंपनीज जो B2B बिजनेस कर रही हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, CFO अपॉन EBITDA इज -10%, इट इज रिडिकुलस। तो ऐसी कंपनी सर दूर। फिफ्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट। देखो सर, अगर मैनेजमेंट में इशू है ना, इसका मतलब वो ये कि एक पूरे पेड़ के रूट्स में इशू है, वो कभी पेड़ बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट में इशू है, आप बिजनेस मॉडल चेंज कर लो, हाई डेट ले लो, कोई अच्छी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री में आ जाए, वो कंपनी कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकती। यस बैंक अंडर रानास ले लो, ICICI बैंक अंदर चंदा कोचर ले लीजिए, जी एंटरटेनमेंट ले लीजिए। अब चाहे बिजनेस उस समय कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, बट अगर मैनेजमेंट खराब है, इन सब स्टॉक्स की बैंड बच गई थी यार। इसलिए मैनेजमेंट अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट आपको अच्छी कैसे चूज करनी है, इसके लिए मैंने पूरी अलग सी वीडियो नहीं है, वो मैं आपको एंड में दे दूंगा, बट उसके पहले नेक्स्ट पॉइंट जरूर सुनते जाना, जो है फ्लक्चुएशन इन प्रमोटर होल्डिंग। हाँ, ऐसा भी होता है काफी कंपनीज में, प्रमोटर सर खुद सट्टेबाज बन जाता है अपनी खुद के स्टॉक में। आपको वो कंपनी नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन, आप शिप में हो, शिप का कैप्टन, वो शिप छोड़ के चला जाता है, फिर कभी आता है, फिर चला जाता है, फिर कभी आता है। उस शिप में आप कभी सेफ फील करोगे? क्या वो शिप कभी अच्छे से कुछ भी कर पाएगी? नहीं। अगर प्रमोटर ही अपने प्रमोटर होल्डिंग के साथ कंटिन्यूअसली मेजर अमाउंट्स में बाय सेल अपने ही स्टॉक में खरीद जा रहा है, सर से फ्लक्चुएशन होगी, सिर्फ वॉलेटिलिटी होगी, और प्रमोटर का ज्यादा इंटरेस्ट क्या होगा कि भाई कुछ शेयर घुमाओ, कुछ इनसाइडर करो, ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। दिस इज नेवर अ गुड साइन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ब्राइटकॉम ग्रुप को देखिए। 2016 में प्रमोटर होल्डिंग थी 34.7%, फिर हो गई 7.24%, उसके बाद चली गई 18%। ये क्या हो रहा है? और ये ब्राइटकॉम की बात नहीं, कितने सारे पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें आपको मैं सेम चीज दिखाऊंगा। दिस इज अ वेरी बैड साइन, एंड लुक एट दिस, ये है ब्राइटकॉम का ग्राफ। अगर आपके पास और कोई पॉइंट ऐड करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सो दैट गोयला भी उसको पढ़ पाए। एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे एनालाइज करना है, ये है पूरी डिटेल वीडियो, उसके बाद यू विल नॉट नीड एनीथिंग।